हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने विदेशी यात्रियों का विवरण पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो दोस्तों देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हमें क्या क्या जानकारी मिली। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में दोस्तों हम सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। तो अभिलेखों से दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अभिलेख पढ़ेंगे और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सिक्के। अभिलेख और सिक्के। अभिलेखों में सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, या एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सबसे पहला अभिलेख कौन सा है। अब अभिलेखों के बारे में देखें तो सबसे पहला अभिलेख है दोस्तों एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख। एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख। और दोस्तों इसी अभिलेख में हमारे 4 देवताओं का उल्लेख भी किया गया है। तो ये कौन कौन से देवता हैं? 4 देवता का उल्लेख सबसे पहले किया गया इंद्र, मित्र और नासत्य और वरुण। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें 4 देवताओं का उल्लेख किया गया? तो एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख है दोस्तों। और बोगाज के अभिलेख में 4 देवता कौन कौन से थे? तो सबसे पहले थे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य थे। और इस एशिया माइनर दोस्तों एक ऐसा अभिलेख है, एशिया माइनर एक ऐसा अभिलेख है, ये सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख दोस्तों कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख है। और ये तो हो गया दोस्तों हमारा एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख। अब सेकंड अभिलेख दोस्तों देखते हैं कौन सा है। तो सेकंड अभिलेख है दोस्तों ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों देखें तो इसमें ये किस शासक से संबंधित अभिलेख है? शासक। तो दोस्तों ये प्रतिहार राज्य या नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित अभिलेख कौन सा है दोस्तों? तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित अभिलेख ग्वालियर अभिलेख है। या ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित अभिलेख है? किस शासक ने बनवाया था? तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने बनवाया था। ये तो हो गया दूसरा अभिलेख। अब थर्ड अभिलेख कौन सा है दोस्तों? तीसरा अभिलेख है दोस्तों नासिक अभिलेख। ये किस शासक का अभिलेख है? शासक ये दोस्तों गौतम बलश्री का अभिलेख है। गौतम बलश्री का अभिलेख कौन सा है? तो गौतम बलश्री का अभिलेख नासिक अभिलेख है। या नासिक अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? तो नासिक अभिलेख गौतम बलश्री का अभिलेख है। अब दोस्तों देखते हैं चौथा अभिलेख कौन सा है। चौथा अभिलेख है दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख। काफी इंपॉर्टेंट अभिलेख है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख।
हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों देखें तो ये किस शासक का अभिलेख है और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया है। ये किस शासक का अभिलेख है और किस चीज का उल्लेख किया गया। तो हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? कलिंग राजा खारवेल या कलिंग शासक खारवेल का अभिलेख कौन सा है? तो कलिंग शासक खारवेल का अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसमें भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। अब ये दोस्तों आपको पहले ही हम पहली क्लास में हमको बता चुके थे कि हाँ भारतवर्ष नाम हमें कैसे मिला। तो भारतवर्ष नाम दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ये तो हिंदू मान्यता के अनुसार था। और जैन मान्यता के अनुसार क्या बताया था दोस्तों? जैन मान्यता के अनुसार बताया था जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और उनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले भरत बड़ा बेटा और छोटा बेटा गोमटेश्वर। तो इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। और ये देख लेते भारतवर्ष, अब ये इसकी भी जानकारी मिल चुकी है हम लोगों को कि भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से मिला। तो भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिला है। ये तो दोस्तों हो गया था चौथा अभिलेख। अब 5वां अभिलेख देखते हैं कौन सा है। तो 5वां अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख अभिलेख। ये दोस्तों किस शासक का अभिलेख है? तो ये दोस्तों समुद्रगुप्त का अभिलेख है। समुद्रगुप्त, इधर शासक लिख देते हैं, शासक। ये दोस्तों किस शासक का अभिलेख है? प्रयाग स्तंभ लेख। तो समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इस प्रयाग स्तंभ लेख की दोस्तों में यह जानकारी भी मिलती है कि ये किसके द्वारा लिखा गया था प्रयाग स्तंभ लेख। तो ये दोस्तों हरिसेन द्वारा लिखा गया था। हरिसेन द्वारा लिखित कौन सा अभिलेख है? तो हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग स्तंभ लेख है। और प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? तो प्रयाग स्तंभ लेख के शासक समुद्रगुप्त थे। किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख प्रयाग स्तंभ लेख है। ये तो हो गया 5वां अभिलेख। अब छठा अभिलेख दोस्तों देखते हैं, छठा कौन सा है? तो छठा अभिलेख है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। ये किस शासक का अभिलेख है? ये किस शासक का अभिलेख है दोस्तों? तो ये रुद्रदामन का अभिलेख है। रुद्रदामन। यह रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख कौन सा था? तो रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। या जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित अभिलेख है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा छठा अभिलेख। अब 7वां अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। ये किस शासक का अभिलेख है दोस्तों? मंदसौर अभिलेख ये मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा के शासक यशोवर्मन का अभिलेख मंदसौर अभिलेख है। या मंदसौर अभिलेख किसका अभिलेख है? किस शासक का अभिलेख है? तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का अभिलेख है। ये तो हो गया दोस्तों 7वां अभिलेख। अब 8वां अभिलेख देखते हैं। और दोस्तों इसमें एक चीज और याद रखेंगे, इसी अभिलेख में दोस्तों रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है। रेशम बुनकरों का उल्लेख। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया? तो मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख किया गया है। और ये किस शासक से संबंधित अभिलेख है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित अभिलेख मंदसौर अभिलेख है।
अब दोस्तों ये तो हो गया 7वां अभिलेख। अब 8वां अभिलेख देखते हैं। 8वां अभिलेख है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख है दोस्तों, इसके बारे में आप सभी पहले से ही जानते होंगे। एहोल अभिलेख। ये किस शासक का अभिलेख है? तो ये दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। पुलकेशिन सेकंड या द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख एहोल अभिलेख है। या एहोल अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। अब ये 9वां अभिलेख देखते हैं। ये लास्ट अभिलेख है दोस्तों हम लोगों का, देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का अभिलेख है? विजयसेन का अभिलेख है। शासक विजय सेन। विजयसेन का कौन सा अभिलेख है दोस्तों? विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख है। और ये विजयसेन कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये विजयसेन बंगाल के शासक थे। बंगाल के शासक, बंगाल के राजा थे विजयसेन। बंगाल के शासक विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमें अभिलेखों के बारे में। अब देखते हैं सिक्कों के बारे में। अब पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। जिस प्रकार दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता था, उसी प्रकार हमें सिक्कों का भी अध्ययन देख लेते हैं। क्या कहलाता है? अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन। तो दोस्तों सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमिस्मैटिक। तो सिक्कों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। अब सबसे पहले देखते हैं सिक्के के बारे में। देखेंगे हम सबसे प्राचीनतम सिक्का देखेंगे, जिस प्रकार हमें अभिलेखों में मिलता है। सबसे प्राचीनतम अभिलेख था एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख। उसी प्रकार हम सिक्कों में देखते हैं सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन सा था? तो प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों आहत कहते हैं। आहत, और ब्रैकेट में इसमें लिखते हैं पंचमार्क्ड। पंचमार्क्ड। दोस्तों आहत सिक्कों को पंचमार्क क्यों कहते हैं? तो आहत सिक्कों को पंचमार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 धातुओं से मिलकर बने होते थे। तो 5 धातुओं से मिलकर बने होने के कारण इसे आहत सिक्के या पंचमार्क कहते हैं, आहत सिक्कों को। प्राचीन दोस्तों देखते हैं इसमें सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है आहत सिक्के की जानकारी या प्रचलन कब शुरू हुआ। तो आहत सिक्कों का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रचलन। 6वीं शताब्दी ईस्वी आहत सिक्कों का प्रचलन कब हुआ दोस्तों? तो आहत सिक्कों का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और दोस्तों इसमें आहत सिक्कों में देखें तो आहत सिक्कों से हमें कोई सिक्कों पर कोई लेख नहीं लिखे होते थे, लेख नहीं होते थे। इन आहत सिक्कों पर दोस्तों चित्र वर्णित होते थे या चित्र अंकित होते थे।
और उन पे कौन कौन से चित्र दोस्तों अंकित होते थे जिससे पहचान लगे कि ये आहत सिक्के थे या पंचमार्ग सिक्के थे? तो ये दोस्तों इसमें सबसे पहले पर्वत और सेकंड पशु पक्षी, मानव, पुष्प और ज्यामिति। पशु पक्षी, मानव, पुष्प, पहाड़ या पर्वत, ज्यामिति के चित्र अंकित होते थे। तो इन्हीं सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो आहत सिक्कों का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और आहत सिक्कों पर दोस्तों लेख ना होकर के इस पे चित्र अंकित होते थे। तो वो चित्र कौन से अंकित? तो पर्वत, पशु पक्षी, मानव, पुष्प और ज्यामिति आकृतियां होती थी। इससे पता लगता है कि ये आहत सिक्के या पंचमार्ग धातु के सिक्के थे। अब दोस्तों ये तो हो गया आहत सिक्कों के बारे में। अब दूसरा पढ़ते हैं, साहित्य में सिक्कों को क्या कहते हैं? साहित्य। तो दोस्तों साहित्य में सिक्कों को कसार्पण कहते हैं। कसार्पण। साहित्य में सिक्कों को कसार्पण कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सिक्कों के बारे में ही। दोस्तों देखेंगे तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के थे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिक्के। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के सिक्के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मिट्टी के सिक्के थे। ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसमें मिट्टी के सिक्के थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिट्टी के सिक्के मिले। और इन मिट्टी के सिक्कों को दोस्तों कहा क्या जाता था? तो इन मिट्टी के सिक्कों को दोस्तों टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा। मिट्टी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले सिक्कों, मिट्टी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले मिट्टी के सिक्कों को टेराकोटा कहा जाता था। ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता में। अब दोस्तों अगला देखते हैं, नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 पर देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे शुद्ध सोने के सिक्के। शुद्ध या सर्वप्रथम, सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वप्रथम सोने के सिक्के। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के दोस्तों हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। या ये भी कह सकते हैं हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। अब दोस्तों देखते हैं, अब एक जगह हमें मिलती है दोस्तों अरिकमेडु। अरिकमेडु, ये अरिकमेडु से दोस्तों ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये अरिकमेडु पुदुचेरी में पड़ता है। पुदुचेरी। ये अरिकमेडु दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पुदुचेरी में पड़ता है। और ये अरिकमेडु से दोस्तों किस प्रकार के सिक्के मिले या किस प्रकार के सिक्के से मिले होने की जानकारी मिलती है? तो अरिकमेडु से दोस्तों रोमन सिक्कों के मिलने की जानकारी मिलती है। रोमन सिक्के, या ये भी कह सकते हैं कि रोमन सिक्के कहाँ से मिले? तो रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी से मिले। अब ये तो हो गया अरिकमेडु से। अब ये हमने पढ़ लिया हिंद यूनानी, या यूनानी भी दोस्तों कह सकते हैं कि यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। और इन्हें हिंद यूनानी इसलिए दोस्तों कहते हैं क्योंकि ये भारत में आकर बस गए थे, इसलिए इन्हें हिंद यूनानी कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाण ये दोस्तों कुषाणों ने सर्वप्रथम
शुद्ध सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के। कुशाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के दोस्तों किसने चलवाए? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने चलवाए, या कुशाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। अब छठा नंबर पर देखते हैं दोस्तों, एक मिलता है गुप्त काल। गुप्त काल में तो दोस्तों गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्के थे? जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता से मिट्टी के सिक्के मिले थे, और इन मिट्टी के सिक्कों को दोस्तों क्या कहते थे? इन मिट्टी के सिक्कों को टेराकोटा कहते थे। और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने चलवाए थे। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने चलवाए। और अरिगमेडु पुडुचेरी से किस प्रकार के सिक्के मिले थे? तो अरिगमेडु पुडुचेरी से रोमन सिक्के मिले थे। रोमन सिक्के के मिलने की जानकारी मिली। और गुप्त काल में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चले। सर्वाधिक सबसे अधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और सेकंड कौन सा है? सेकंड देखते हैं इसमें क्या जानकारी मिलती। गुप्त काल में दोस्तों शुद्ध चांदी के सिक्के चले। चांदी के सिक्के मिले। और गुप्त काल में दोस्तों मयूर शैली के भी सिक्के चले। मयूर शैली के सिक्के चले। और गुप्त काल में दोस्तों कौड़ी का प्रयोग किया गया। कौड़ी का प्रयोग शुरू हुआ। इस प्रकार दोस्तों हम देखें तो गुप्त काल में ऐसा कौन सा काल था जिसमें सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चले थे? तो ये गुप्त काल था। सर्वाधिक प्रकार से इसलिए चलते थे क्योंकि इसमें गुप्त काल में सोने के भी सिक्के मिले, चांदी के भी सिक्के मिले, मयूर शैली के भी सिक्के मिले, और कौड़ी का भी प्रयोग है। और ये कौड़ी क्या होती है दोस्तों? कौड़ी तो आप जानते होंगे, ये पत्थर की जो होती है, समुद्र से हमें निकल के मिलती है, उसी कौड़ी का प्रयोग हुआ। ये सर्वाधिक सोने के सिक्के ये दोस्तों देख लेते हैं कि गुप्त काल में किसने चलवाए। तो गुप्त काल में दोस्तों ये सर्वाधिक सोने के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलवाए। स्कंदगुप्त ने, किस शासक ने चलवाए गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के? तो स्कंदगुप्त ने चलवाए। और गुप्त काल में शुद्ध सोने के सिक्के तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। और मयूर शैली के सिक्के दोस्तों, मयूर शैली सिक्के ये भी लिख लेते हैं। मयूर शैली के सिक्के दोस्तों ये समुद्रगुप्त ने चलवाया। समुद्रगुप्त ने चलवाया। और कौड़ी का प्रयोग हुआ। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हमें जानकारी मिलती, गुप्त काल में ही सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रयोग किया गया। और सर्वाधिक प्रकार के सिक्कों का प्रयोग कौन कौन से थे? उसमें सोने के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे, मयूर शैली के सिक्के थे, और कौड़ी का भी प्रयोग हुआ। ये तो हो गया गुप्त काल के बारे में। अब दोस्तों अगला पढ़ते हैं। अगले सिक्के के बारे में देखें तो अगले सिक्के के बारे में दोस्तों नंबर 7 में है एक सातवाहन। सातवाहन शासकों ने दोस्तों कौन से सिक्के चलवाए? तो सातवाहन शासकों ने दोस्तों शीशे के सिक्के चलवाए। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए? तो शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलवाया था। अब दोस्तों इसी सातवाहन से दोस्तों एक जानकारी हमें मिलती है। सातवाहन एक नोट में डाल के लिख लेंगे दोस्तों। सातवाहन शासक सतकर्णी।
के सिक्कों पर जलपोत का चित्र, जलपोत का चित्र अंकित मिलता है, यह अंकित मिलता है, जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है उसने समुद्र विजय की थी, समुद्र विजय की थी। सातवाहन शासक सतकर्णी के सिक्कों से दोस्तों पता चलता है कि सिक्के सिक्कों पर जलपोत का चित्र अंकित मिलता है, और उससे हमें जानकारी यह मिलती है कि सातवाहन शासक सतकर्णी ने समुद्र विजय की थी। और ये जलपोत होता है क्या दोस्तों, ये जलपोत पानी का जहाज होता है, प्रेजेंट टाइम में पानी का जहाज बोलते हैं, पानी का जहाज। अब ये तो हो गया दोस्तों 7वां नंबर। अब 8वें नंबर पर देखें दोस्तों, कनिष्क के बारे में देखें तो कनिष्क, दोस्तों कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है, कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। होने की जानकारी मिलती है। कनिष्क के सिक्कों से दोस्तों कनिष्क के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने की जानकारी मिलती है। अब दोस्तों अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगले में हमें दोस्तों जानकारी मिलेगी मुगल काल से। अब मुगल काल के सिक्कों के बारे में देखें तो मुगल काल के सिक्कों में सबसे पहले हम देखेंगे मुगल काल के सिक्के, मुगल काल के सिक्के। दोस्तों मुगल काल के सिक्के के बारे में देखें तो किस शासक ने कौन सा सिक्का चलवाया, तो सर्वप्रथम देखेंगे हुमायूं। हुमायूं ने दोस्तों चमड़ा के सिक्के चलवाए। किस शासक ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, तो दोस्तों हुमायूं ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। अब अगला देखते हैं तो दोस्तों अगला हमें मिलता है नंबर 2 पर, गुप्त काल में मिलता है हमें शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी में दोस्तों देखें तो जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग रुपया का प्रयोग करते हैं, रुपया शब्द का, तो रुपया शब्द का प्रयोग या रुपया का प्रयोग किसने चालू किया था, तो दोस्तों रुपया का प्रयोग शेर शाह सूरी ने चालू किया था। और इसी शेर शाह सूरी ने दोस्तों किस प्रकार के सिक्के चलवाए, सबसे पहले दाम, फिर रुपया, और उसके बाद में असरफी का यूज किया, असरफी। असरफी। और ये दोस्तों दाम देखें तो दाम किस चीज के बने होते, तो दाम तांबा के बने होते थे, और रुपया चांदी का होता था, और असरफी सोने की होती थी। और शेर शाह सूरी के समय में दोस्तों किस प्रकार के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था, तो शेर शाह सूरी के समय में सर्वाधिक प्रचलन दाम का था। और शेर शाह सूरी में रुपया का भी प्रयोग हुआ और असरफी का भी प्रयोग हुआ। असरफी सोने की बनी थी, रुपया चांदी का बना होता था। और इसी दाम किस वर्ग के लोगों के लिए था, तो दाम गरीब वर्ग के लोगों के लिए था, और रुपया मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था, मध्यम। और ये असरफी उच्च वर्ग के लोगों, अमीर लोगों के लिए था, या अमीर। दाम गरीब लोगों के लिए दोस्तों था,
और रुपया मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था और असरफी अमीर लोगों वर्ग के लोगों के विषय में था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य में सिक्कों और अभिलेख के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। अब अगली क्लास में हम दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।